नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से आखिरी पायदान को सब्सक्राइब करिए, घंटी बजा करके जुड़िए, इससे सवाल पूछिए और सुझाव दीजिए। अभी सबसे पिछले पोस्ट पर जब राजनीति पे बात हुई तो कुछ बुनियादी सवाल हमारी नई पीढ़ी ने पूछा है कि राजनीति क्या होती है और एक पार्टी दूसरे पार्टी से कैसे फ़र्क होता है। ये दुनिया के पैमाने पर और किसी समाज में तो बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, विशेष करके भारत में, थोड़ा घालमेल वाली फंसी हुई है। और कैसे फंसी हुई इसका हम बाद में जिक्र करते हैं। पहले आइए इस पर देखते हैं कि राजनीति होती क्या है ये और कितने हिस्से होते हैं। राजनीति का सीधा सा मतलब होता है कि यह एक साधन है, समाज को, उसके संपूर्ण विकास को और बेहतर जिंदगी देने का एक हथियार है राजनीति। और ये इस 3 हिस्से में चलती है, मैं बार बार कह चुका हूँ। एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिकल फिलॉसफी। 100 साल में, 200 साल, 1000 साल में एक कोई फिलॉसफर आता है और वो फिलॉसफी दे के जाता है। दूसरा है पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कि जो फिलॉसफी है वो समाज में उतार करके उसका प्रयोग करता है कि ये सफल है, असफल है, विफल है, क्या है ये, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता है। तीसरे श्रेणी पे आता है पॉलिटिकल लीडर, जो किसी फिलॉसफी का वाहक होता है, फिलॉसफी को लेकर के लोगों को कन्विंस करता है कि ये हमारी फिलॉसफी है, हम इसको लेकर के चलते हैं। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि 20वीं सदी जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये आपके बेहतरीन दौर गुजरा है कि 2 दुनिया के सबसे नायाब शख्सियत आई हैं इसमें, पॉलिटिकल फिलॉसफी में। एक है मार्क्स और दूसरे हैं गांधी। यहाँ मोटा मोटी में हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी एक लाइन आप तय कर लीजिए कि जब राजनीति के 3 हिस्से हैं तो 2 हिस्सा मार्क्स नहीं जी पाता। पॉलिटिकल फिलॉसफी तो दे देता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्ट्रिकल मेटलिज्म, वो सिद्धांत दे करके चुप हो जाता है, न तो उसको समाज में प्रयोग कर पाता है, उसको देखता है, और न उसका लीडरशिप का उसको मौका मिलता है। गांधी इन तीनों को जीते हैं। गांधी पॉलिटिकल फिलॉसफी भी देते हैं, गांधी उसको आजमाते हैं कि सही है कि गलत है, अगर विफल हैं तो उस पर अपना निर्णय लेते हैं। चौरी चौरा का उदाहरण एक देख लीजिए कि गांधी अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं और उनके मानने वाले लोग अगर एक हिंसा की तरफ बढ़ गए तो गांधी ने पार्टी को टूटना स्वीकार कर लिया, लेकिन हिंसा को स्वीकार नहीं किया है। और ये इतिहास का टर्निंग पॉइंट ही नहीं जो गांधी को गांधी बनाता है, जब एक तरफ पूरे की पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई थी, इवन पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल जी, तमाम सारे के सारे लोग जो बापू के नज़दीकी लोग रहे, कि चौरी चौरा कांड के बाद बापू से कहते हैं कि आप वो आंदोलन वापस मत लीजिए। तो बापू का एक सीधा सा सवाल था कि ये बात जा करके उन परिवार के लोगों से कहो कि जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं हिंसा पर। और गांधी आंदोलन वापस लेते हैं, पार्टी टूट जाती है। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सप्रू साहब वगैरह वगैरह, ये सब पार्टी से अलग हो जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से निकल करके नया वो विद्रोही आंदोलन शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कांग्रेस के युवा विंग में हैं, लेकिन गांधी अपनी बात पे अड़े रहे। और एक दिन गांधी को सफलता मिली और गांधी ने जब वही आंदोलन फिर दोबारा शुरू किया तो उसके दूसरे दो गुने स्पीड में निकल करके आई। गांधी के साथ एक खूबसूरती है कि वो अगर ठीक है किसी मुद्दे पर विरोध है तो होगा,
लेकिन बाकी सहमति तो है ना। आप ये इस बात को, इसको बोलते हैं राजनीति में राग का अनुपात। अगर हम आप किसी से एक मुद्दे पर विरोध में है, इसका मतलब है आपसे टोटलिटी में उसके विरोध में नहीं है, पूर्णता में आपसे विरोध में नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे हम आपसे सहमत हैं। गांधी दुनिया का अकेला शख्स है राजनीति में, याद रखिएगा, कि जिसका सबसे ज़्यादा विरोध उसके अपने लोगों ने किया है। कई खाने में गांधी लड़ रहा है, यहाँ तक कि उनके विरोध में कांग्रेस के भी लोग हैं, लेकिन गांधी अपनी बात पे अडिग रहते हैं। सब धीरे धीरे करके उसको स्वीकृति दे देते हैं और उसका लंबा इतिहास है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो चीज़ें खुल करके आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्स सारे खुले पड़े हुए हैं। बहरहाल ये विषय आज का नहीं है। तो गांधी तीनों चीज़ जीते हैं। अब इसमें हिंदुस्तान के अंदर जो दिक्कत जिसका मैंने जिक्र किया कि क्या वजह है कि पार्टियां अलग अलग बनी, और अलग अलग बनी तो उसमें घालमेल कैसे हो जाता है। एक उदाहरण दे दूं, बाबू बजरंग बहादुर सिंह, साकीना गांव पूरालाल, जिला जौनपुर, बाबू साहब हैं। जब गांव में रहते हैं तो लंबरदार बोले जाते हैं। लंबरदार का मतलब कि अच्छी खासी ज़मीन है। और जब यही कलकत्ता में जाते हैं तो वहाँ बर्न एंड कंपनी में नौकरी करते हैं, माल ढोते हैं, वहाँ पर मजदूर हो जाते हैं। वहाँ लाल टोपी पहन करके मजदूर एकता जिंदाबाद, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, धन और धरती लेके रहेंगे, वहाँ मार्क्सवादी बनते हैं। और जब घूम करके गांव आते थे तो उनकी बाबू साहिबी जग जाती थी और जनसंघ बन जाते थे। ये कंट्रास्ट की ज़िंदगी, ये भारतीय समाज की ये मूल रचना में शामिल है। कभी कभी दरअसल हमारे विश्वविद्यालय वगैरह इतने नालायक हो चुके हैं कि इन सब्जेक्ट्स पर इन लोगों ने काम नहीं किया। और ये इसकी परंपरा कहाँ से मिली है, ये सोच इनके दिमाग में आई कहाँ से। ये सनातन ने इनके धर्म में दिया कि एक ही आदमी 20 देवताओं को एक साथ एक कमरे में बिठा करके उनकी पूजा करता है। राम भी हैं, कृष्ण भी है, दुर्गा भी हैं, महेश भी हैं, तमाम सारे के सारे। और अब तो नए नए जो देवी देवता हैं, वैष्णो देवी वगैरह, ये सब आ गए उसमें। जबकि इनकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो इनमें द्वंद्व है, इनमें एक दूसरे के खिलाफत है, एक दूसरे के खिलाफ दर्शन दिए हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ खूनी जंग तक हुआ है। लेकिन ये इसी में घपला कर जाते हैं कि चलो कोई न कोई एक तो आ जाएगा, सबको साध लो। इनका जवाब कबीर देता है कि एक है साधे सब सधे, सब साधे एक जाए। एक जो साधना है उसको भी तुम छोड़ करके तुम 50 के बीच में दौड़ोगे तो आधी रहे ना, वो पूरी मिले ना आधी पावे। ये जो स्थिति इस समाज की है वो उसी में हम खड़े हैं। अब देखिए साहब कि सीधी सी बात है कि राजनीति का मतलब ये एक बेहतर ज़िंदगी का सपना। लेकिन हम करते क्या हैं कि उसी राजनीति में धर्म भी जोड़ देंगे, उसी राजनीति में मजहब और बिरादरी जोड़ लेंगे, उसी राजनीति में सब कुछ जोड़ लेंगे कि जो नहीं जोड़ना चाहिए उसके खिलाफ साफ गोई नहीं है। इसलिए हमारे समाज का निर्माण भी इसी तरह से हुआ है, जिसको बोलते हैं जड़ समाज। जड़ समाज को थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता दूं कि एक मनुस्मृति में जिसकी चर्चा होती है, बहुत खतरनाक चीज़ है, वाहियात चीज़ है, बड़ी ईमानदारी के साथ। अगर आप पढ़े लिखे हैं और उसको देखेंगे तो आप कभी उससे नफरत कर जाएंगे। आप वर्ण व्यवस्था लागू कर दिया साहब कि आप ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये विप्र है, ये बाभन है, ये बनिया है, ये शूद्र है। और अब आप इसको नए टेक्स्ट में मत देखिए, इसको देखिए कि ये कर्मों के आधार पर था। कर्म के आधार पर ये फैसला होता था कि आप किस जात के बन रहे हैं। किस, जैसे कोई क्लर्क है या कोई सेक्शन अफसर है, ये जो क्लासिफिकेशन होता है जो आज की उता में मुलाजमत में देखेंगे आप, सेम चीज़ थी समाज में कि जो आपकी सीमा की हिफाजत कर रहा है वो राजपूत है, जो आपके सलाहकार बने हुए हैं, इब्बल दुब्बल कर रहे हैं वो ब्राह्मण हैं, जो व्यापार कर रहा है वगैरह वगैरह। कालांतर में ये जाकर के स्टेगनेंट हो गया, जड़ हो गया। ये जो जड़ होना है ये सबसे खतरनाक है कि
अब छत्री के पास तो वो काम है नहीं कि उसे इस सीमा की हिफाजत करेगा, लेकिन अभी भी है बाबू साहब करुआ। पंडित जी के जिम्मे वही है, धंधा वही है। अब चाहे जूते की दुकान खोलें, लेकिन पंडित जी के अगर पैलगी नहीं किया आपने तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शूद्र का लड़का पढ़ करके अगर ऊपर निकल गया, ऊंची जगहों पर जा रहा है, तब भी आपको तकलीफ होने लगती है। दूसरा सबसे विचित्र बात है कि कभी आप समाज को देखें कि जो सबसे ज़्यादा नालायक रहे वो सबसे ज़्यादा पूज्य रहे, जो सबसे ज़्यादा मेहनती रहे, सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग रहे, जूता बनाने वाले, लोहे का औजार बनाने वाले, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले, ये तमाम सारे जो पेशे से जुड़े हुए लोग थे, जो मुल्क को मजबूत कर रहे थे, समाज को मजबूत कर रहे थे, समाज का सहूलियत दे रहे थे, वो हे निगाह से देखे गए। और जो कुछ नहीं कर रहे थे, केवल बकवास कर रहे थे, ये ऊपर रखे गए। तो ये समाज से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि ये समाज कहाँ जाएगा? लेकिन इस समाज के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने चर्चा किया तो कांग्रेस पार्टी है। जब कांग्रेस कहता हूँ तो आप थोड़े लोग उसमें चिहुकेंगे, इसलिए कि ये ऐतिहासिक व्याख्या है। अब देख लीजिए, 3 धाराएं चलती हैं। 3 धाराओं में एक साम्यवादी हैं, दूसरे पर संघी वगैरह हैं, ये जो दक्षिणपंथी हैं, और तीसरे पे सेंट्रलिस्ट पार्टी है कि केंद्रीय सोच है, उसमें कांग्रेस, समाजवादी वगैरह वगैरह ये आते हैं। मेन कांग्रेस है, उससे निकले हुए तमाम सारे लोग हैं। अब देखिए कि इसमें तीनों क्या सोचते हैं। साम्यवादियों की सबसे बड़ी दिक्कत रही कि ये देसी नहीं है। देसी मतलब कि ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। साम्यवादी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पार्टी कहता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि जो चीन कहेगा, जो चीन कहेगा, जो रूस कहेगा, जो इस तरह से, वो हम उसके हिसाब से अपनी नीति बनाएंगे। तो ये अगल बगल देखो, डॉक्टर लोहिया की लाइन है ना कि ये अगल बगल देखो वाले लोग हैं। और दूसरे हैं कि या तो कदम ताल करेंगे अपनी जगह पर खड़े होकर के, या तो पीछे जाएंगे। और जब उनसे कहिए कि भैया आप आगे चलना है, ये जिसको संघ वगैरह कहते हैं, तो कहेंगे कि साहब जो अतीत का हिस्सा है उसको लेकर के तो चलना पड़ेगा। अब ज़रा अंदाज़ लगाइए कि किसी भी लड़के को कह दीजिए कि भाई आप अपने जगह से, गांव से निकल करके, अपने कस्बे से, अपने शहर से निकल करके बड़े शहर में चलो, न्यूयॉर्क जाओ, यहाँ जाओ, आप पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, कहीं भी जाओ, तो क्या वो कहेगा कि हम अपना वो छप्पर, अपना बिजली का खंभा और अपना वो दरवाज़ा सब ले करके जाएंगे? ये पॉसिबल है क्या? तो ये नहीं होता। आपको जब आगे बढ़ेंगे तो पिछली चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसका जो रस है, जो अर्क है, जो आशव है, उसको साथ लेकर के उससे सीखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ये हमारे यहाँ बंद हो चुका है। आगे बढ़ने के लिए हमको एक तरीका निकालना पड़ेगा कि वो कौन सा तरीका है कि हम आगे बढ़ें। अब उस आगे बढ़ने में इन दोनों लोगों की स्थिति हमने आपको बता दिया। ये केवल एक पार्टी है, वो कांग्रेस, जो ये कहती है कि हमको आगे बढ़ना है, समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना है। सबसे दिलचस्प बात होती है कि हम सिद्धांत पर बात नहीं करते। जब किसी की आलोचना करनी होती है तो सिद्धांत पर नहीं बात करते, उसकी नीतियों पर बात नहीं करते, व्यक्तियों पर बात करते हैं। कांग्रेस सबसे ज़्यादा आज आलोचना में इसलिए है कि उसके नेताओं के ऊपर बहस होती है, उसकी नीतियों पर बहस नहीं होती। और बाकी जो अदर पार्टीज़ हैं, जैसे संघ है, गिरोह है, भाजपा है, वगैरह वगैरह, इन लोगों के ऊपर अगर बात होती है तो उनके व्यक्तियों के बारे में बात नहीं होती, इसलिए कि वहाँ पर व्यक्ति कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ वो सोच है कि जो इस मुल्क को पीछे ले जा रही है। तो एक जगह हम व्यक्ति पर बात करेंगे और दूसरी जगह नीति पर बात करेंगे। तो इस घपले में आज हम फंस करके बैठे हुए हैं। हम आपसे चाहते हैं कि अब एक दिमाग दुरुस्त रखिए, तो अगले चैप्टर में हम आपसे शुरू करेंगे कि दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, नीतियों का फ़र्क क्या है, और नीतियाँ किस तरह से पार्टियों को अलग अलग करती हैं। अगर ये पसंद आए तो आप इसमें अपने सुझाव और सवाल ज़रूर भेजें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले एपिसोड में जिस तरह से आपने मार्वलस रिस्पांस दिया है, जिस तरह से आपने सवाल पूछे, बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।